नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के पूछे जाने वाले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। यह हम लोग देख रहे हैं कि आरएफसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो हम वन लाइनर जो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे के सामान्य विज्ञान जो स्पीडी आता है, एक किताब है जो कि रेलवे में पूछा गया सारा क्वेश्चन का संग्रह किया जाता है। तो इस हम स्पीडी को लेकर के चल रहे हैं और पूरा स्पीडी में जो वन लाइनर जो है जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते चले जा रहे हैं। एक तरह से एनालिसिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग फुल्ली डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और यह वीडियो आपको लगातार इस स्पीडी का मिलता जाएगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। रेलवे में पूछे गए 2022 का यह प्रश्न है जो ग्रुप डी का है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन एक समुद्री पौधा है जो कि जहां पर समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वहां यह पौधा उगता है। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन जहां पर नहीं रहता है वहां यह पौधा मर जाता है, श्वसन नहीं कर पाता है। तो जहां पर लाइकेन है इसका यह मतलब हुआ कि वहां वातावरण अच्छा है, और जहां पर लाइकेन नहीं है इसका यह मतलब हुआ कि वहां वातावरण प्रदूषित है। यह समुद्र के केस में यह क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है। तो ये ऑप्शन में आपको यह देखना पड़ेगा, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान जैसे दिया हुआ है CH2, कार्बन का हम लोग जानते हैं कि 6 दूनी 12 इसका एटॉमिक मास होता है और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यह हाइड्रोजन का 2 अणु है। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 AMU। तो इसका 14 इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सबको पता है एड्स क्या होता है। आगे देखिए किस प्रक्रिया द्वारा देख लेते हैं। देखिए एड्स जो है आपका HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV एक वायरस है जो हमारे T कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। हमें बाह्य कारक से लड़ने की जो शक्ति हमारे शरीर में होती है, और वह बाह्य कारक के हमारे अंदर हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी रहता है उसको यह कमजोर कर देता है HIV, और हम लोग छोटे छोटे बैक्टीरिया से भी प्रभावित हो जाते हैं और हम लोग के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह कमजोर हो जाता है इस वायरस के वजह से। और यह जो वायरस है वह सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान फैलता है, जो असुरक्षित रूप से यह अगर कोई भी व्यक्ति असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाता है तो यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे कह सकते हैं कि पार्टनर में फैल सकता है। तो यही एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसका 1980 के दशक में 1981 में इसका खोज हुआ था और इसके वायरस का खोज 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। यह प्रोसेस पूछ रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ पिघलना जमीन में रिस जाता है। तो इसका आंसर हो गया है क्या, इनफिल्ट्रेशन। और भी ऑप्शन में कुछ रहा होगा, अब वन लाइनर क्वेश्चन है तो सीधा आप यहाँ आंसर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, तो इसके प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा। देखिए अगर Li से F की तरफ जाते हैं तो इसके ऑर्बिट का नंबर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर बाहरी Q बराबर फॉर्मूला हो जाता है Ne, आवेश बराबर फॉर्मूला नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से जितना अधिक रहेगा ऑर्बिट की संख्या उसका आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या परमाणु त्रिज्या वह घट जाएगा। 64 ईस्वी में अष्टक का नियम दिया था जो कि सा रे ग म प ध नी, उसके बाद फिर से सा। तो यही 8 जो है 8 जो संगीत के स्वर है इसके आधार पर इन्होंने बांट दिया था 1864 ईस्वी में। देखिए आगे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, फ्यूज का जो तार होता है वह पतला होता है और लंबा क्यों बनाया जाता है। तो देखिए फ्यूज का तार, अगर तार जो इस्तेमाल किए जाते हैं फ्यूज के तार में, जो शीशा का लेड का, उसमें हम लोग जानते हैं कि उच्च प्रतिरोधकता होती है, उसमें क्षमता प्रतिरोध को ऊंचने का हाई होता है, उच्च प्रतिरोधकता और उसका गलनांक कम होता है।
आगे देखिए, कशेरुकियों के लीवर में एसईआर का मतलब हो गया क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर थोड़ा सा देखते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य में एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं हिंदी में क्या, तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये। और यह क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोशिका है, कोशिका के बीच में मान लीजिए कि यह केंद्रक है, और ये जो आप देख रहे हैं संरचना कुछ इस तरह से क्या होता है, तो यही है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका भी जो होती है वह दो तरह की होती है। एक पर जो है यह डॉट डॉट रहता है स्पॉट के जैसा, इसको कहते हैं कि यह राइबोसोम है, राइबोसोम। तो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इसका काम यह रहता है कि जो कोशिका द्रव में जो दवाइयां है, कुछ विष है या फिर कुछ औषधि है, उसका यह विसरण करता है, विसरण। तो यही इसका जो है आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, विसरण करता है। ओम का नियम क्या है, तो ये फॉर्मूला ही होता है V बराबर IR। इन्होंने बताया था कि एक तार के अंदर जो आवेश जा रही है, उस आवेश को जाने में, इलेक्ट्रॉन के जाने में जो बाधा पहुंचा रहा है, उसका इन्होंने गुणनफल करके निकाला था कि V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR। I आपका क्या है, तो रेजिस्टेंस है, V बराबर वोल्ट है, और I आपका विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है, तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग होता है, AgBr2 सिल्वर ब्रोमाइड। यह फोटो लेने के लिए जो कैमरा में जो डाला जाता है वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। एक और यहाँ पर देखे थे कि आयोडाइड, सिल्वर एक आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हो जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, कैमरा में यूज होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर आंख के जो देख रहे हैं कि रेटिना जो रहता है, आंख के अंदर जो रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश की किरण किसके कारण बनता है, तो ये अपवर्तन, तो ये सबको पता है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 0 डिग्री का कोण बन जाता है। कैसे, क्योंकि वक्रता केंद्र सेंटर पर होता है, और 20 पर प्रकाश पड़ेगा वक्रता केंद्र पर, तो वह 90 डिग्री के जो है एंगल पर बनता है, इसलिए 20 से होकर के गुजर जाएगा। आगे देखिए, पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है, तो पर्दा पर बनने वाला, पर्दा पर बन ही रहा जब वह वास्तविक है, और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। आगे देखिए, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलेंगे CaSO4 × हाफ जल। आगे देखिए, धुआं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है, यह टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश में यह जो धुएं के कण है वह दिखाई देते हैं। आगे है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच रखा हुआ है। अवतल दर्पण है, धंसल वाला अवतल दर्पण रहता है, धंसा हुआ जो अंदर बीच का पार्ट, और उसको कह रहा है कि फोकस और वक्रता, यहाँ पर हो गया क्या, यह हो गया इसका फोकस हो गया, और ये हो गया त्रिज्या। तो यहाँ वक्रता के अंदर फोकस के बीच में वस्तु रख दिया है, और पूछ रहा है कि इसका जो है केंद्र, उसके केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, यहाँ से लाइट आएगा और फोकस से गुजर जाएगा, उसके बाद फिर एक और लाइट आएगा, यहाँ से प्रकाश एक और यह जो है प्रकाश यहाँ पर आएगा बाहर से, और इधर से C से गुजर जाएगा। तो देखिए कि यह जो है इधर से लाइट आ रहा है वस्तु से, यहाँ वस्तु को A और B मान लेते हैं, तो वस्तु A और B लास्ट जा करके वक्रता C से इधर की ओर ही एकदम दूर कहीं जा करके मिल रहा है, तो कहेंगे कि यह जो है वक्रता केंद्र से दूर लेकिन वास्तविक, और जब भी बनेगा नीचे, ये तो नीचे ही मिल रहा, ये जब भी बनेगा दूर में जा करके तो नीचे ही बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और यहाँ A वाला मुआ हो जाएगा, यहाँ A' और यहाँ हो जाएगा B', यानी कि उल्टा बनेगा, उल्टा बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है,
तो जाहिर सी बात है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो प्रोडक्ट होता है और जो रिएक्टेंट होती है दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। संतुलन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के लिए। अगर 5 किलो दूध ले रहे हैं तो 5 किलो दही जमना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो द्रव्यमान को संतुलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दही में पानी मिला देंगे, तो दूध जितना रहेगा उतना ही मात्रा में हो जाएगा दही, और जो मिला रहे उसी को कहते हैं संतुलन कर रहे हैं। संतुलन जरूरी है। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, तो R/2, आधा करने पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा। आगे इसका विश्लेषण बाद में देखेंगे। देखिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है, तो वक्रता, त्रिज्या का और फोकस दूरी के बीच में अगर संबंध देखेंगे तो R/2f। R इसका क्या हो गया, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल R से, और फोकस दूरी हो जाए इसका दोगुना होता है तो हम कर देंगे 2f। आगे क्वेश्चन देखिए कि कौन सी बैक्टीरिया है जो पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है। मल प्रदूषण के संकेतक, तो इसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है यह ऐसी बैक्टीरिया है जिसको T2 फेज जो वायरस देखे हैं, T2 फेज बैक्टीरिया इसको नहीं खा पाता है। यह हमारे शरीर में एंजाइम्स का कह सकते हैं कि निर्माण करता है। कैसे, यह डीएनए पुनर्योगज द्वारा, डीएनए के पुनर्योगज करके मानव जीवन के कल्याण में भी यह काम आता है ई कोलाई बैक्टीरिया। चलिए आगे देखिए, आलू पर आयोडीन के घोल को, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति, ये स्टार्च क्या हो जाएगा, कारण नीला हो जाता है तो स्टार्च। आलू में जो है एमाइलेज, आलू में एमाइलेज क्या रहता है, स्टार्च जो भोजन को संचय करता है, वही स्टार्च को कहा जाता है एमाइलेज। यह क्या है, तो एमाइलेज है। कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो ये रंध्र स्टोमेटा जो होती है, पत्तियों में छिद्र होती है, उसी के द्वारा गैसों का विनिमय या कह सकते हैं आदान प्रदान होता है। विनिमय गैसों का विनिमय, आदान प्रदान, लेन देन रंध्र के द्वारा होता है। कि बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो बूझा हुआ चूना का मतलब हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये सूखल था, एकरा भिंगा देना है तो कोची कर देना पड़ेगा, H2O जल से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा, तो CaOH के होल 2 क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बुझा देंगे तो कोची हो गया CaOH2, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए फिर यह सूख जाता है, मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जाएगा, फिर सूख जाएगा तो कोची बना देगा CaCO, फिर यह जलवाष्प बना के उड़ जाएगा। चले आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो सबको पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मोसले का दिया हुआ आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। इसके बाद जो लूथर का है, जो मेंडलीव का है, जो डोवेरिनियर का है, या फिर कह सकते हैं जो न्यूलैंड्स अष्टक नियम जो दिए थे उनका जो है न्यूलैंड्स का, वह सब परमाणु भार पर किए थे, लेकिन मेंडलीव जो है इन्होंने परमाणु संख्या पर किया था, परमाणु संख्या। आगे क्वेश्चन क्या है, ये छूट गया ये क्वेश्चन। देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं, तो कोष यानी कि ऑर्बिट की संख्या पूछ रहा है, कोष यानी ऑर्बिट, तक आप इसका गुणन कर दीजिए, तोड़ दीजिए तो 2 और 4, 1 और 1 2 गो आवर्त यानी कि 2 बेस का कोष, 2 कोष। आप 1s2 से भी कर सकते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 2 4 2 2 4, और उसके बाद 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, 2p2 2 2 4 2 6। तो देखिए कि यहाँ पर कितना रहा, आवर्त 2 आ रहा। आगे देखिए कि किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है। अविलेय का मतलब हो गया ना घुला, जल में जो चीज नहीं घुला उसको कहेंगे कि अविलेय है, जल में जो चीज नहीं घुला उसको अविलेय कहेंगे। अविलेय का मतलब वही है जो नीचे जाके बैठ गया, उसको कहेंगे अवक्षेपण, या फिर कोई कह देगा क्या, निलंबन, कुछ निलंबन भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में रहता तो। देखिए आगे है आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो अभी देखें परमाणु संख्या, पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले तो भोजन का अंतर्ग्रहण हम लोग करेंगे, पहला स्थान पर क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण के बाद फिर क्या होगा, तो अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होगा, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। पाचन हो जाएगा उसके बाद हम लोग शोषण करेंगे, शोषण, उसके बाद
स्वांगीकरण, शोषण, तीसरा क्या हो जाएगा शोषण, उसके बाद कोशिका में अंदर भोजन लेना शुरू कर देगा, उसके बाद हम लोग निष्कासन करेंगे। यह जीव का लक्षण है। आगे देखिए, दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे, यह करंट से क्वेश्चन 28 फरवरी को बन जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्षा कब होता है? आम्र वर्षा, तो यह गर्मी के समय में आम्र वर्षा होती है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की जो हम लोग व्यावसायिक यानी कि जो घर में जो किलोवाट घंटा में आता है उसका पूछ रहा है कि इसको व्यावसायिक कहते हैं। तो किलोवाट घंटा में इसका क्या हो जाता है? मात्रक। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का। किसका? घोंघा। वर्ग 16वें ग्रुप में आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? 16वां ग्रुप किसमें चल जाएगा? तो पी ब्लॉक में चल जाएगा। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। कहां से लेकर के? तो हम देखे थे कि एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, डी ब्लॉक में 10 होता है, पी ब्लॉक में कितना होता है? 6, एफ में कितना होता है? 14। तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होता है। और पूछ रहा है कि इन 6 कहां से शुरू होता है? तो 13 से। ये तो 10 और 2 12, एस और डी तो 12, तो 13 से शुरू होगा। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सभी के सभी क्या है? तो पी ब्लॉक के हैं। तो पी ब्लॉक में आध्यात्मिक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? तो पी ब्लॉक के आपको तत्व जानकारी होना चाहिए। तो कौन कौन तत्व होगा 16वां ग्रुप में? तो ये होगा 13, 14, 15, 16। इसमें कौन कौन आते हैं? तो 16 में आपका आ जाता है और स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिरियम हो गया, टिलिरियम हो गया और पोलिनियम हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुण जो गैस है इसमें ही दिखाई देगा, क्योंकि तो यह सब जो है अधातु और धातु वाला गुण मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। बाकी वही एक गैस है, तो गैस में सबसे अधिक अधातु गुण रहता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग का दाएं हस्त जो नियम होता है, कुछ इस तरह से दाएं हस्त नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो चुंबक की दिशा दिखाने के लिए चुंबक की दिशा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक फिर मैक्सवेल का भी नाम आता है चुंबक के खोज में, लेकिन यहाँ फ्लेमिंग का है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में, ताकि कपड़ा में कीड़ा वगैरह नहीं लगे इसलिए करते हैं। और कीटाणु का है कि पानी में कीटाणु नहीं लगे इसलिए किया जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है? तो IUD इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेज। आगे कि नेफ्रॉन में कौन सा? नेफ्रॉन क्या होता है? तो तंत्रिका, जो किडनी का हमारा जो इकाई होता है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में पुनः कौन से पदार्थ अवशोषित होते हैं? यानी कि किडनी में। तो किडनी में अवशोषित होने वाला पदार्थ कौन कौन हो जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड जिसको बोलते हैं, या एमिनो एसिड प्रोटीन का ही कह सकते हैं कि इकाई होती है एमिनो अम्ल, और सोडियम। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह एक और स्लाइड जो बचा हुआ यही हम खत्म करेंगे इसको। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC, यह जो ऐसी कोशिका है जो अपना आकार बदल लेता है, वह कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदल लेगा? तो WBC। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, खून होता है। इस खून में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा करीब 55 से 60% तक होता है प्लाज्मा, और बाकी जो 45% होता है वह होते हैं रुधिराणु। और वही रुधिराणु जो है 3 तरह के होते हैं। पहला होते हैं RBC, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको कहते हैं रिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC का जो आकार जो होता है वह बाकी सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसकी संख्या कम होती है। यह अपने आकार के अनुसार से हमारे शरीर में रक्ताणु में बहते रहता है।
आगे क्वेश्चन है कि तापीय प्रतिरोध किस पर आधारित है, नाम ही है तापीय प्रतिरोध। तो यह पदार्थ के चालक पदार्थ की प्रकृति और उसके चालक के ताप पर, तापीय प्रतिरोध है तो यह ताप पर डिपेंड करता है। आगे है कि गार्ड सेल, गार्ड सेल हम लोग कोशिका सेल को कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया होती है, यह रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्प उत्सर्जन के दर को नियंत्रित करता है। पत्तियों का बात कर रहा, पत्तियों की जो कोशिका होती है उसमें गार्ड सेल होता है, और यह गार्ड साहब क्या करते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन, मान लीजिए कि कोई राजस्थान का पौधा है, कोई मान लेते हैं कि जलीय क्षेत्र, दलदल क्षेत्र का पौधा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल करता है और एक हिसाब से जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन है कि यदि किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो जब अभिलंब पर ही आ रहा तो अभिलंब पर आने वाला क्या होगा, अभिलंब पर आएगा तो 0 डिग्री होगा, क्या 0 डिग्री होगा, अभिलंब पर 0 डिग्री 90 डिग्री। यहीं पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा तो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट देख रहे हैं कि आगे क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम समुद्र का पानी। आगे देखिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम, यह कैल्शियम मैग्नीशियम यह सभी जो तत्व हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सीसा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो इसमें कैल्शियम, क्या Ca+2, Ca+2 यह क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आगे देखिए, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, तो मॉस तथा फर्न, मॉस और फर्न यह बीजाणु जनन वृद्धि करता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो ये टेरिडोफाइटा को फर्न कहते हैं। 1 हॉर्स पावर के बराबर, सबसे पुराना क्वेश्चन है। देखिए, मिट्टी, मेढक और कीड़ा में अजैविक घटक कौन है, देखिए जैविक उसको कहेंगे जिसमें जीव की मात्रा, जकरा में जीव की मात्रा ना ओकरा कहेंगे वह अजैविक है। तो जीव भी, मेढक भी मर जाएगा एक दिन, यानी कि जिंदा है तभी तो मरेगा, और कीड़ा भी क्या है, जीव है, यानी कि मिट्टी ही है जो कि अग्नि और अवसादी के द्वारा कण से मिलकर के बना है। मिट्टी सबसे बना होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पूछ रहा है तो मिट्टी अजैविक हो ही जाएगा। आगे है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो है क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का मिलना, यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यह ऑक्सीडेशन है, और जहां ऑक्सीजन निकल रहा उल्टा पूछ रहा और हाइड्रोजन जुड़ रहा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन इसका आंसर है, हिंदी में कहते हैं अपचयन। आगे देखिए, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है, आपस में नहीं काटती है। चुंबकीय जो रेखा होती है, चुंबकीय रेखा, जैसे मान लेते हैं कि यह चुंबक है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ आता है, ये रेखा आपस में काटता है, नहीं काटता है, नहीं काटता है। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसन होता है, अवतल लेंस है, लेंस है जो अवतल है, यानी कि अवतल लेंस जो होते हैं वह क्या हो जाएगा, इस तरह से, यह क्या हो गया, अवतल लेंस, और यह क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस। तो इस तरह से क्या हो गया, अवतल लेंस कह रहा है कि बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दाढ़ी बनावे जाते होंगे दुकान में होता है, तो अवतल लेंस कैसा रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, और इसका जो बना है ई पट्टिया बन जाता है, जो ई पट्टिया बन गया तो हो गया क्या, आभासी उल्टा। ई पट्टी रहता तो कहते सीधा था और उल्टा, लेकिन वो पट्टी सीधा बनेगा वस्तुआ का, लेकिन आभासी रहेगा। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है, हद है, कब करता है, प्रकाश संश्लेषण के समय करता है। कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारक है, तो 4 कारक आपका है, जल है जो सबको चाहिए, जल, और क्या चाहिए, तो जल के अलावे जल चाहिए, और आपको क्या चाहिए, जल के अलावे, कहने गए जल चाहिए आपको, जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चाहिए होता है जल, चाहिए होता है आपको, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि सनलाइट चाहिए, और एक आपको क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो ये चाहिए का, ये तो होता ही है, चाहिए एक तरह से हम लोग को कह सकते हैं कि सनलाइट, सनलाइट सूरज से मिल जाता है। टॉर्च दिखाइएगा फिर भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, लेकिन
उतना नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल मिल गया जड़ से यानी कि भूमंडल से, और क्लोरोफिल तो पत्ता में होता है, पत्ता में। आगे देखिए कि जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? जब फोकस पर आता है तो अनंत पर आता है, याद कर लीजिए। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है? देखिए गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वह एस्ट्रोजन को निष्क्रिय कर देता है। यह लिखा हुआ है क्या कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उसको ओव्यूलेशन को रोक देता है, बनने ही नहीं देता है अंडा को, और न ही स्पर्म को निकलने देता है। बताइए, यह गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कुछ है दवाई गर्भ निरोधक, जैसे कि माला डी है, माला एन है, इसके अलावा भी सहेलियां हैं, सहेलियां हैं, यह सब कुछ दवाइयां हैं जो मार्केट में मिल जाता है। चलिए आगे है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आगे क्या है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक और विद्युत का धनात्मक तो सीजियम, इसका बता दें सीजियम, इसका परमाणु संख्या होता है 55, और यह इसका 6s1 होना चाहिए, 6s1। तो 6 इसका क्या हो गया? तो इसका आवर्त हो गया, s इसका क्या हो गया? ब्लॉक, और एक इसका क्या हो गया? तो वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग। चलिए आइए देखते हैं आगे। परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, और परमाणु द्रव्यमान, भार वही बोला गया, ठीक है, द्रव्यमान लिखो, भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा होता है अंतर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसका द्रव्यमान ही सही है। ये देखिए मेंडलीफ के कुछ है जो विशेषता आवर्त का जो सजाए थे वर्गीकरण के तत्वों को, विशेषता भी है। विशेषता क्या है? इन्होंने कुछ तत्वों को खाली छोड़ दिया कि भविष्य में इसका अगर हमको जानकारी नहीं है तो भविष्य में जो लोग आएंगे उसको खोद देंगे। इसके और क्या विशेषता है? तो इन्होंने तत्वों के जो कुछ खाली स्थान जो छोड़े थे उसका कुछ नाम दिए थे, जैसे कि एका एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। बताइए इक्का कैसे लिखे हैं? इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। इक्का एल्यूमिनियम बाद में जाकर के गैलियम का खोज हो जाता है, और इसका हो जाता है जर्मेनियम का हो जाता है। इसने खाली छोड़ दिया था तत्व को, इससे प्रश्न बनता है। और देखिए कि मेंडलीव के कुछ खराब बात है कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान सही से फिक्स नहीं कर पाया था, यह इनका क्या है? डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट क्या है? कोबाल्ट और निकेल। इन्होंने कहा कि हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते भार पर सजाएंगे, और कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कम होना चाहिए क्योंकि इसका 27 होता है, इसका 28 होता है परमाणु संख्या, तो लेकिन कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा है और निकेल का कम है। ब्लड प्रेशर के इलाज में किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अश्वगंधा यह औषधि है। आगे क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो R यानी कि 3 गो अपशिष्ट। देखिए R5 याद कर लीजिए, R5 जैसे एक R15 गाड़ी होता है, ये R5 है। चलिए एक R से रिफ्यूज होता है, एक R से रिड्यूज होता है, रीयूज, उसके बाद रिपर्पोज, उसके बाद रिसाइकल। यही R का मतलब होता है अपशिष्ट प्रबंधन में वातावरण को बचाने के लिए सरकार के द्वारा लिया गया फैसला था। चलिए